गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ये 11th क्लास के लिए चैप्टर अपना चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने जो टेक्निकल टॉपिक है उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे हैं। उसके अलावा हमने देखी है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर देखो अपनी कई सारी रूल्स देखें। ऑल नॉन जीरो, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, स्टार्टिंग ज़ीरो विल नेवर काउंट, लास्ट ज़ीरो विल काउंट इन केस ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का देखो कोई स्पेशल वैसे तो रूल नहीं है, कोई स्पेशल अलग से रूल नहीं है। राउंडिंग ऑफ एक दिन देखेंगे अपन। उसके अंदर क्या होता है, राउंडिंग ऑफ में जैसे मैंने कोई भी कैलकुलेशन निकाली, कैलकुलेशन के अंदर आने वाले जो रिज़ल्ट है उसके अंदर अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में जो आंसर है वो 5 या 6 डिजिट तक आ रहे हैं, तो इतना लंबा डाटा हम नहीं रख कर के क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं और उसको लास्ट 2 डिजिट तक छोड़ते हैं। तो छोड़ते टाइम अपन को कि डेसिमल पॉइंट को किस तरीके से हटाना, तो हमने स्टार्टिंग से ही देखा है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 5 होने की कंडीशन में उससे जस्ट प्रीवियस जो डिजिट होती है उसको एक इंक्रीज करके लिखते हैं। बिल्कुल यही रूल होते हैं। अगर वो लेस देन 5 है देन देयर विल बी नो चेंज। एक थोड़ा सा अलग ये आता है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5 और द प्रीवियस डिजिट इज़ सम और ऑड और इवन, कि लास्ट जो डिजिट है वो 5 है और 5 से जस्ट पहले या तो ओड आए या इवन आए। तो इवन आता है तो कोई चेंज नहीं करते और ओड आता है तो उसको चेंज करते हैं अपन। ओड आने की कंडीशन में उसको एक इंक्रीज कर देते हैं। चलो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, वैसे 2 मिनट के लिए मैंने इसको बोल के बता दी है। बाकी मैं इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताती हूँ। जैसे ये टॉपिक ड्रॉप होता है उसके बाद में अपन राउंडिंग ऑफ देखेंगे। राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करती हैं, तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। सारी कैलकुलेशन के बाद में राउंडिंग ऑफ देखते हैं। देखो इस टॉपिक के अंदर 2 वर्ड काम में आ रहे हैं। मैं थियोरेटिकल पोर्शन बाद में बताती हूँ। देखो, वी नो दैट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन्स ऑफ द रिजल्ट्स आर डिफरेंट विच आर डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। छोड़ दें इस लाइन को, क्या मीन है वो देखो। ये कहना चाह रहा है कि किसी भी वैल्यू के अंदर कोई भी अगर हमने प्रैक्टिकल किया है उससे जो भी अपने पास में रीडिंग आएगी, जो भी अपने पास में डाटा आएगा वो कितना एक्यूरेट है और कितना प्रिसाइज है, उस चीज़ का हम कैसे पता करेंगे। दोनों ही वर्ड छोड़ो, पहले एग्जांपल देखो उसके बाद देखते हैं। जैसे देख लो कि मैंने कोई भी एक कैलकुलेशन निकाला, उसका फाइनल रिजल्ट कितना, ठीक है, कि मैंने ना एक फाइनल डाटा निकाला है, उस डाटा के लिए आप लोगों को जो फाइनल रिजल्ट है वो कितना आना चाहिए, 11.6 आना चाहिए। ठीक है। अब आप लोगों के पास में ग्रुप 3 है, स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप ने जो रीडिंग ली थी उनके 3 रीडिंग के बाद में फाइनल करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट्स थे उसने क्या लिया है, ग्रुप ए ने लिए है एक कैलकुलेशन 10.9, दूसरा 11.2, तीसरा लिया है 11.4। ये 3 रीडिंग आई उनकी। ग्रुप बी में 11.2, 11.4, 11.4। ठीक है। और नेक्स्ट जो सी ग्रुप है उनकी 11.5, 11.6, 11.6। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ इस में कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके एकदम क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो ग्रुप सी की वैल्यू जो है वो फाइनल रिजल्ट की बिल्कुल क्लोजेस्ट है। ठीक है। क्या ये डाटा एक दूसरे के भी क्लोज है? यस, ये एक दूसरे के भी क्लोज है। ग्रुप बी में क्या ये डाटा रिजल्ट के क्लोज हैं? नहीं। पर क्या ये आपस में क्लोज हैं? यस, आपस में क्लोज है। क्या ये रिजल्ट के क्लोज हैं? नो। क्या ये आपस में क्लोज हैं? नहीं। तो ये वैल्यू ना तो आपस में क्लोज है फर्स्ट ग्रुप ए की और ना ही रिजल्ट के पास में। अब सुनो, हम एक्यूरेट वर्ड किसके लिए काम में लेंगे, वैल्यू विच आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर बट नॉट टू द फाइनल रिजल्ट्स, कि ऐसी रीडिंग्स जो क्या होती है फाइनल रिजल्ट के तो पास की नहीं है
पर एक दूसरे के पास की हो तो विच आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर बट नॉट टू द फाइनल रिजल्ट, कि ऐसी वैल्यू जो फाइनल रिजल्ट के पास की नहीं है लेकिन एक दूसरे के पास की, उसके लिए आप वर्ड क्या काम में लोगे, वैल्यू एक्यूरेट है। ओके, प्रीसाइज के लिए क्या काम में लोगे, प्रीसाइज के लिए देखोगे क्या ये फाइनल रिजल्ट के पास का है, यस, क्या एक दूसरे के पास का है, यस। प्रीसीजन वैल्यू वो होती है क्लोजेस्ट टू ईच अदर एज वेल एज टू द फाइनल रिजल्ट, कि रीडिंग के टाइम में ऐसी वैल्यू जो एक दूसरे के भी क्लोज हो और जो फाइनल रिजल्ट के भी क्लोज हो उसको प्रीसाइज वैल्यू बोलते हैं। रिजल्ट्स जो क्लोजेस्ट तो हैं पर फाइनल रिजल्ट के पास के नहीं है तो उसको आप बोलोगे एक्यूरेट वैल्यू। अब समझ आया दोनों बातों का क्या मतलब है, एक्यूरेट किसको कहेंगे, प्रिसाइज किसको कहेंगे, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट से हमने किस तरीके की रीडिंग ली है। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखो कि अपन फाइनल रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है, उस रीडिंग में कौन सा एक्यूरेट है कौन सा प्रिसाइज है हमने देख लिया किस किस को करना है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका डिवीजन करना है, ये आगे की कैलकुलेशन में काम में आता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके के डाटा हैं ये डेसिमल पॉइंट रखने वाले, उनको फिर अपन न्यूमेरिकल में किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये अपना इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है, बेस क्लियर हो रहा है, और बेस के अंदर अपन करते हैं इनको कि बार बार अपन को ये नहीं रखना पड़े कि इसका एडिशन करते टाइम क्या ध्यान रखना है। ये सब एडिशन के टाइम क्या करते हैं, जैसे अपने अलग अलग डाटा रखे, एक में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, एक में डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, और एक में कितनी डिजिट है, 3। तो आप जो आपका आंसर आएगा उसके अंदर 3 डिजिट तक आंसर आए तो आप उसमें अगर किसी भी डाटा के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद में जितना मिनिमम डिजिट दे रखा उतने तक आंसर लिख सकते हो। जैसे इसमें डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक है, सिंगल डिजिट तक है, तो आंसर आप 12.1 भी रख सकते हो, क्योंकि लास्ट डाटा 1 रिमूव किया कुछ नहीं, 6 रिमूव किया, फर्स्ट डाटा को 1 बढ़ा दो तो 12.1 रख दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही रखा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक आंसर रखा है, लेकिन मिनिमम आप कितना रख सकते हो, 2 डिजिट तक इसको रख सकते हो। तो इसकी राउंडिंग ऑफ करके कितने तक रखा है, 2 तक रखा है। कोई वैसे अलग से स्पेसिफाई रूल्स नहीं है इसमें, ऐसे ही इसमें है। तो इसके अंदर मिनिमम डाटा कितने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद में 3, तो फाइनल रिजल्ट में भी कितने तक रखने हैं आपको, 3 तक रखने हैं। सिमिलरली हियर डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 4, मिनिमम कितना है 2, तो फाइनल आंसर में आपको कितना रखना है, 2 तक रखना है। तो कैलकुलेशन करते टाइम में आपको मिनिमम डाटा अगर प्रेजेंट है, मिनिमम डिजिट पे जितने पे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है वहाँ तक अगर आप रिजल्ट रख देते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो स्पेशली अपन रखते वैसे 2 डिजिट तक है, पर 1 अगर दे रखा है तो आप 1 तक रख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में कोई स्पेसिफाई रूल नहीं था। उसके बाद में आपको क्या देखना है, डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर अपन ये देख रहे हैं कि अगर अपन कोई भी डाटा है और उसका अपन को कैलकुलेशन करना पड़े, जैसे एडिशन वगैरह जो भी अपने चारों प्रोसेस देखी, तो इस कैलकुलेशन के टाइम में ये ज़रूरी होता है कि उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम का मतलब ये है कि अगर किसी भी डिजिट का जो यूनिट है अगर वो मीटर में है तो नेक्स्ट का भी मीटर में, अगर किसी का सेकंड में है तो दूसरे का भी सेकंड में, अगर किसी का ग्राम में है तो दूसरे का भी ग्राम में। मेरा कहने का मतलब है कैलकुलेशन के टाइम कैलकुलेशन सिर्फ उन्हीं डाटा के बीच में हो पाती है जिनके अंदर जो यूनिट्स होती है वो सेम होती है। तो कैलकुलेशन के टाइम में डिफरेंट यूनिट्स को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। आई रिपीट माई वर्ड्स, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन it should be required that the calculating data must be present in the same unit. If there is any difference, then we have to maintain their units. This process is known as dimension analysis. If the old data are given to calculation are not having the same system of units, then
The units of the different system are to be converted into the data with the same units. Okay. The technique by which this conversion is carried out is called dimension analysis. A process जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूनिट्स को सेम करते हैं, यूनिट्स को बैलेंस करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डायमेंशन एनालिसिस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैक्टर लेवल मेथड. इसको फैक्टर लेवल मेथड भी बोलते हैं और इसको डायमेंशन एनालिसिस भी बोल सकते हैं. अब देखो यूनिट्स कौन कौन सी होती है. यूनिट तो तब बैलेंस करेंगे ना जब अपन को यूनिट का पता होगा. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर देखो दो तरह की यूनिट्स आती है. एक तो आती है बेसिक यूनिट्स और एक आती है डिपेंडेंट यूनिट्स. बेसिक यूनिट्स वो होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, जैसे मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है. ये 7 होती है टोटल. ठीक है ना. टोटल जो बेसिक यूनिट्स होती है वो कितनी होती है, 7 होती है. अब देखो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में सम independent units which can't be derived from any other units are called fundamental units. कुछ ऐसी यूनिट्स जिनका ओरिजिन कहाँ से होता है, खुद से ही रहता है, जिनके अंदर जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऐसी यूनिट्स को अपन बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. एक बार के लिए तो जस्ट ऐसे एग्जांपल लिखे हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है. वैसे ये कितनी होती है, फंडामेंटल यूनिट 7 होती है टोटल. एक एक करके देखेंगे अपन. दूसरा है यूनिट ऑफ अदर क्वांटिटीज़ दैट कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम द अबव एनी यूनिट्स आर कोल्ड डेरिवेटिव यूनिट्स. अदर यूनिट्स वो होती हैं जो किसी दूसरी यूनिट पर डिपेंड करती है, उसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव यूनिट्स. ठीक है यहाँ तक. इसके बाद में ये आती है कि इन यूनिट्स को मेज़र कैसे, यूनिट्स को मेज़र करने के लिए क्या आती है, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स आती हैं. जैसे फिजिक्स में बिल्कुल सेम रहेगा. CGS, मैंने ये कहा था कि आपको एक तो लेंथ होती है, एक मास होती है, एक टाइम होती है, बिल्कुल बेस और फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं. इन्हीं के बेसिस पे अलग अलग सिस्टम डिसाइड करे गए. C4 होता है ग्राम, C4 होता है सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 सेकेंड. इसका मतलब ये होता है कि जिसके अंदर LMT बोलते हैं, लेंथ मास टाइम. लेंथ मास टाइम. इफ़ द लेंथ इज़ प्रेजेंट इन सेंटीमीटर, mass is present in gram or time is present in second, then the system is CGS system. आगे आएगा कि इसकी यूनिट किस में, CGS में है, MKS में या FPS में, अलग अलग बात आती है. तो रिपीट कर रही हूँ मैं, लेंथ सेंटीमीटर में होना चाहिए, मास ग्राम में होना चाहिए और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड के अंदर होना चाहिए. तो उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम बोलते हैं. ठीक. दूसरा सिस्टम आता है MKS. बिल्कुल वही बात है, LMT, लेंथ मास टाइम. इस बार लेंथ सेंटीमीटर की बजाय किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए. मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए. और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में. तो इफ़ द लेंथ इज़ प्रेजेंट इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड, देन द सिस्टम इज़ MKS. नेक्स्ट जो है वो क्या है, FPS. लेंथ फुट में, मास पौंड के अंदर और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में. तो वो यूनिट क्या होती है, FPS यूनिट होती है. तीनों के याद रखने आपको. CGS में क्या आएगा, MKS में क्या आएगा, FPS में क्या आएगा. ओके. अब देखो इतना जो यूनिट्स हैं उनके लिए अपन ने देख लिया है क्या क्या है. इसके बाद में अपन एक एक यूनिट लेके ही चलेंगे. जैसे लेंथ है, तो लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, उसकी हाईएस्ट यूनिट क्या है. स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में जाते टाइम हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है कि हमको डिवाइड करना है कि हमको कन्वर्जन कैसे करना है, इस तरीके के. तो कन्वर्जन में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको. इससे पहले मैं अपनी टॉपिक को पूरे को रिपीट कर देती हूँ. आपका पहला ही टॉपिक है, बहुत स्लो स्पीड के अंदर मैं रख रही हूँ इसको. होप सो आप लोग इसको कॉपरेट करते हुए पढ़ रहे होंगे. साथ में आपकी पहली बार ही आप लोग 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसको बहुत पीसफुल तरीके से लिखें और याद भी करते जाएं. टॉपिक जैसे ही नया पढ़ते उससे पहले पीछे का टॉपिक जो होते हैं उसको बार बार आप रिपीट करें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स बनती जाएं, आपको चीज़ें समझ जाती जाएंगी. ठीक है. देखिए एक बार आज की इस क्लास में अपन ने देखे हैं क्या, कैलकुलेशन. कैलकुलेशन के टाइम में मैंने 2 वर्ड क्लियर करे हैं. एक होती है
एक बार देखना, एक होती है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था कि एक फाइनल रिजल्ट है जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। तो एक्यूरेट के लिए तो आपको ये लिखना है, आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वैल्यू, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेट एंड प्रिसीजन वैल्यू, तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर के लिख सकते हो कि ये एक्यूरेट है, ये प्रिसाइज है, ये ना एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। एक्यूरेट होने के लिए डाटा का क्या होता है, क्लोजेस्ट टू ईच अदर तो होना चाहिए, बट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द फाइनल रिजल्ट, या फिर नो क्लोजेस्ट टू द फाइनल रिजल्ट। और इसमें क्या होता है दूसरे के अंदर कि ये क्या होता है, खुद के भी क्लोज होता है और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके भी क्या होती है, ये वैल्यू बिल्कुल क्लोज होती है। तो इनके अंदर जब अपन रीडिंग काम में लेते हैं तो वो सिस्टम के अंदर है ना, उस सिस्टम के अंदर वैल्यू एक्यूरेट भी होनी चाहिए और वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रिसाइज भी होनी चाहिए। यानी कि वैल्यू जब अपन रीडिंग ले रहे हैं, 3 रीडिंग के बाद में फाइनल रीडिंग लेते हैं, तो उन रीडिंग के अंदर क्या होना चाहिए, आपस में रिलेशन होना चाहिए, क्लोजेस्ट होनी चाहिए, ताकि डाटा के अंदर कोई वेरिएशन ना आए। नेक्स्ट देखो बेटा, इसकी कैलकुलेशन देखी अपन ने। कैलकुलेशन के टाइम में हमने यही देखा है कि चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डिवीज़न हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, उसके टाइम में अगर आपके पास में एक लेंदी यूनिट आ रही है ना, लेंदी रिजल्ट आ रहा है, तो उस टाइम में आपको डेसिमल पॉइंट का क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ के लिए मैंने ये बताया था कि लास्ट डेसिमल पॉइंट के बाद में आप उतने डिजिट तक आंसर रख सकते हो जितने मिनिमम इसके अंदर प्रेजेंट है। राउंडिंग ऑफ के लिए ये था कि लास्ट डाटा अगर 5 से ग्रेटर है तो एक डिजिट बढ़ जाएगा, 5 से लेस है नो चेंज होगा। 5 के केस में ये है कि प्रीवियस अगर डिजिट जो है वो ओड है तो इंक्रीज करेंगे, इवन है तो उसके अंदर कोई चेंज अपन नहीं करते, ठीक है ना। ये तो किस में आती है, राउंडिंग ऑफ के अंदर आती है। बाकी थ्योरेटिकल राउंडिंग ऑफ मैंने लिखवाया नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलरली 3 रूल हैं जिसको क्या करेंगे अपन यूज़ करते हुए कितने भी नंबर तक राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, मतलब रिमूवल कितने भी डाटा का कर सकते हैं अपन। उसके बाद में अपना टॉपिक आया था क्या, डायमेंशन एनालिसिस आया था। डायमेंशन एनालिसिस के लिए अपन ने ये देखी है कि यूनिट्स जो होती है कैलकुलेशन के टाइम उनकी सेम यूनिट्स होना ज़रूरी है। सेम यूनिट्स के लिए अपन क्या करते हैं कि अगर यूनिट सेम नहीं है तो उनको कैलकुलेशन के टाइम में यूनिट्स को बैलेंस करते हैं। और कैलकुलेशन के लिए यूनिट्स को बैलेंस करने का जो सिस्टम होता है ना, यूनिट्स को जो बैलेंस करने का सिस्टम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा, बार बार अपन एक वर्ड काम में ले रहे हैं, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, तो इस तरीके से देखा है कि मेजरमेंट की यूनिट्स क्या होती है। तो यूनिट्स के लिए हमने ये देखा है कि बेसिकली यूनिट्स 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरी होती है डिपेंडेंट यूनिट्स या डेरिवेटिव बोल सकते हो। तो फंडामेंटल में आपको लेना है LMT, लेंथ मास टाइम। लेंथ मास टाइम के बेसिस पे अपन ने ये देखा है कि लेंथ मास टाइम के बेसिस पे सिस्टम जो है मेज़रमेंट के वो 3 तरह के होते हैं। एक कौन सा होता है, CGS सिस्टम होता है, एक कौन सा होता है MKS सिस्टम होता है, और एक कौन सा होता है FPS होता है। CGS, MKS, FPS। CGS सिस्टम के लिए क्या होती है, लेंथ मास टाइम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तीनों यूनिट इसी तरीके से होने चाहिए, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में। MKS यूनिट के लिए क्या होती है, मास मीटर में, सॉरी लेंथ मीटर में, मास मीटर में नहीं होता है, मास किलोग्राम में, और टाइम किस में होता है, सेकेंड में होता है, ठीक है। और FPS में क्या होता है, लेंथ फुट में होती है, मास पौंड में होता है, और टाइम किस में होता है, सेकेंड में होता है। आज की क्लास में बेटा इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। होप्स आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। 11th क्लास के स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बेटा आप लोग नए जुड़े इस चैनल पे, जितना भी आपको जो भी वीडियोस देखने होते हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसको लॉन्ग टाइम तक देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको आने वाले नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप उसको देख सकें। होप्स आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो रहा होगा। थैंक्स। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।